हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू JITS। आपका स्वागत है JITS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोगों ने जो शुरू किया था सीरीज रियल नंबर्स, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए कि अगला क्वेश्चन इसमें, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 और 6q+5। कहता है कोई भी ऑड इंटीजर का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q क्या है, कोई इंटीजर है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि CBSE के सिलेबस से आउट कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे किताबों में अभी भी ये सवाल आपको मिलेगा, जैसे कि आप RS अग्रवाल बनाएंगे वहाँ मिलेगा। तो इसको हम लोग सीख सकते हैं, उतना भी टफ नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कहता है कि अगर आप डिवीजन कर रहे हैं, कोई नंबर है A, उसको डिवाइड कर रहे हैं आप, मान लिया जाए Q से, और डिवाइजर इधर आ रहा है आपका कुछ भी Q, डिवाइजर आपका आ रहा है, सॉरी डिविडेंड आ रहा है, सॉरी ये तो डिवाइजर है, ये डिविडेंड कोसेंट आ रहा है आपका कैपिटल Q, और इधर रिमाइंडर है R। तो आप A को ऐसा लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q प्लस R, वेयर ये जो R का वैल्यू होता है, R लाइज बिटवीन 0 एंड Q, मतलब Q से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, और इसके बीच का इंटीग्रल वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा? इंटीग्रल वैल्यू। R भी क्या होगा? इंटीजर। ठीक है, R भी क्या होगा? इंटीजर्स। तो इसी थ्योरी पर यह आधारित है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी भी डिविडेंड को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब यूक्लिड ने बताया है कि डिवीजन में आप डिविडेंड को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी थ्योरी पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि लेट A इज एन इंटीजर। A कोई एक इंटीजर है, ठीक है, और कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर का बात किया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि A कोई एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइजर डिवाइडेड बाय Q, it is being divided by Q, we get, and Q equals to, यहाँ पे लेना है। अच्छा चलिए इसे सोचते हैं फिर से कि लेट A इज एन इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर का बात किया है। ठीक है, तो A एक इंटीजर है, इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय B, अरे Q तो यहाँ है इसमें, B इक्वल्स टू 6 ले लेना है। डिवाइजर क्या लेना है? यहाँ पे जो दिख रहा है सब जगह है ना, 6 ले लिया है यहाँ से देख के क्वेश्चन से। ठीक है, तो डिवाइजर क्या हो गया? 6। अब देखिए, एंड द रिमाइंडर इज R। रिमाइंडर कितना है? R है। तो अब देखो कि कुछ इस तरह से हम लोग सोचे हैं कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसको?
ए को, और कोसेंट कितना आ रहा है क्यू, है ना, कोसेंट इज क्यू, क्यू को कोसेंट मानना है यहाँ पे, कोसेंट क्यू है, इस क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, और रिमाइंडर क्या है आर, ठीक, कोसेंट क्यू है, रिमाइंडर क्या है आर। तो क्या हम लोग ए को लिख सकते हैं नाउ, ए कैन बी रिटेन एज, यहाँ पे कोसेंट भी लिख लीजिए, कोसेंट कोसेंट इक्वल्स टू 6, इसमें ऐड कर लेना होगा, है ना। लेट ए इज एन इंटीजर एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय बी, बी इक्वल्स टू कितना लिया 6, एंड कोसेंट इज क्यू, कोसेंट इज क्यू एंड द रिमाइंडर इज आर, ठीक है। ये वाला सिचुएशन को हम ऐसे लैंग्वेज में लिख दिए, ठीक है। अब चलिए ए इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख पाएंगे डिवीजन लेमा से, कि हम लोग क्या लिखेंगे 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, 6 इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर लाइज बिटवीन 6 और इधर क्या लिखना होगा 0, आर लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हम आर का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, आर इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ तक ले सकते हैं, क्योंकि लेस देन 6 है, इक्वल टू 6 तो लेना नहीं है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग केस 1 में आए, केस 1 में हम लोग कितना लेंगे, आर इक्वल्स टू अगर हम लोग ले लेते हैं 0, तब ए क्या आएगा, ए इक्वल्स टू आ जाएगा 6q प्लस 0, मतलब कि 6q, और ये क्या होगा 6q क्या है इवन, 6q क्या है इवन नंबर, क्योंकि 6q किससे डिविजिबल है 2 से, है ना, क्योंकि 6 कट जाएगा 2 से, तो इसलिए 6q भी किससे डिविजिबल है q आपका 2 से, इसलिए ये क्या हो गया इवन। अब चलिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 में r इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 1, तो a को हम लोग क्या लिखेंगे 6q प्लस 1। तो अब देखिए कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं, 6 और 1 में कोई कॉमन नहीं है, मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2, ये नॉट डिविजिबल बाई 2 है, मतलब कि ये कौन सा नंबर हो गया आपका ऑड, कौन सा नंबर हो गया जी, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इट इज ऑड, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन मतलब कोई ऐसा कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा है जो कि 2 से डिविजिबल हो, इसीलिए क्या हो गया ऑड। केस नंबर 3, अगर r इक्वल्स टू हो जाए आपका कितना 2, तब हम लोग क्या लिखेंगे कि a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6q, और r के जगह पर क्या लिखिएगा 3, इसी फॉर्मेट में हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू 3। अब देखिए कि क्या यहाँ से कॉमन हो रहा है कुछ, हाँ कॉमन हो रहा है, 3 हो रहा है कॉमन, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2q प्लस 1। अब देखिए कि यहाँ पे जो कॉमन हुआ है या ये वाला जो फॉर्मेट है, ये दोनों ही 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 2 है, मतलब ये भी क्या हो गया ऑड, ठीक है। अगला केस, केस नंबर कितना केस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस बनेंगे, है ना, कितने बनेंगे 6 केसेस। तो इवन का फॉर्मेट भी आ रहा है, ऑड का भी आ रहा है, हम लोग यहाँ पे फिर मिला लेंगे कि ऑड का फॉर्मेट क्या क्या होता है, ठीक है। केस नंबर आपका 4 में क्या लेंगे, r इक्वल्स टू हम लोग ले लेंगे 3, r इक्वल्स टू कितना ले लेंगे 3। अब देखिए कि कितना आ जाएगा, ओह सॉरी यहाँ पे कितना लिए थे r इक्वल्स टू 2, प्लस यहाँ पे क्या लिखे थे 2, गलती से लिखा गया था, तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन ले लें 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, तो यहाँ ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हो गया इवन वाला फॉर्मेट हो गया, है ना। 6q प्लस 2 कौन सा फॉर्मेट है इवन, 6q प्लस 1 कौन सा फॉर्मेट आया ऑड, देखो एक तो मैच कर गया, है ना। इसी में यही ना पूछा कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 क्या आ रहा है ऑड। अब आ जाइए r इक्वल्स टू 3 जब हम लोग लेते हैं तो क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू
6 क्यूब + 3। अब इस ये वाला फॉर्मेट में 3 कॉमन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्यूब + 1। ये भी नॉट डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 2, इसीलिए ये भी क्या है ऑड। तो देखिए ऑड का दूसरा फॉर्मेट क्या आ गया 6 क्यूब + 3, मैच कर रहा है 6 क्यूब + 3 से। ठीक है, अब आ जाइए केस नंबर 5। जब हम लोग r इक्वल्स टू कितना ले लेंगे 4, r इक्वल्स टू 4, तब ये क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू आपका बन जाएगा 6 क्यूब + 4। अब यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 जैसे ही कॉमन होगा मतलब कि इट इज डिविजिबल बाई 2। 3 क्यूब + 2 इट इज डिविजिबल बाई 2, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया इवन। ठीक है, अब एक लास्ट केस बना है जब हम लोग क्या लेंगे r इक्वल्स टू 5, है ना। अंतिम केस क्या है, केस नंबर 5। r इक्वल्स टू कितना लेना है 5, तो r इक्वल्स टू 5 जब ले रहे हैं तो हम लोग a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 6 क्यूब, r की जगह पर क्या लिख देंगे 5। अब देखिए कि इसमें तो कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, मतलब ये 2 तो कॉमन हो नहीं रहा है, मतलब वैसा कोई नंबर कॉमन हो नहीं रहा है जो 2 से कट जाए, तो नॉट डिविजिबल बाई 2 है ये वाला फॉर्मेट, तो ये कैसा हो गया ऑड। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को देखिए कि क्या बोला था, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5। अब देखिए कि ऑड फॉर्मेट वाला यहाँ से चेक करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए एक तो आया 6 क्यूब + 1 ऑड वाला, वहाँ से मैच कर रहा है यस। ठीक है, दूसरा आ गया आपका 6 क्यूब + 3, ये भी ऑड है यस, है ना। 6 क्यूब + 4 तो इवन है। अगला जो लास्ट फॉर्मेट आया दैट इज 6 क्यूब + 5, है ना। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे कि दिस शोज दैट एनी ऑड इंटीजर will be in the form of 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 इस फॉर्मेट में होता है ना। दैट्स ऑल। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 2⁻² × 3। फिर आपका किसका करना है 21 का, तो ये कितना आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा 3 × 7, है ना। सब प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, इसके फैक्टर्स किसके रूप में होना चाहिए प्राइम नंबर्स के रूप में। अब आ जाइए 15 पे, तो 15 का कितना होगा 3 × 5। अब हम लोग को क्या पूछा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको फाइंड आउट क्या करना है HCF ऑफ 12, 21, 15, यही तो पूछा है। अब HCF में क्या लेना, हाई आपका कॉमन वाला ही लिखना है सिर्फ इसमें, तो कॉमन तीनों में क्या दिख रहा है 3, कॉमन क्या दिख रहा है 3, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1। चलिए तो ठीक है, सॉरी लोएस्ट पावर लिखना है इसमें, है ना। HCF लिखते समय कौन सा पावर लिखना है लोएस्ट, तो कॉमन दिख रहा है 3 तीनों में और लोएस्ट पावर कितना है इसका 1, तो चलिए यही हो गया इसका HCF। अब LCM की बात करें तो LCM में क्या करना होगा कि कॉमन वाला को तो लिखिए 3, लेकिन लिखना होगा क्या हाईएस्ट पावर, और जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखना है, उसका हाईएस्ट पावर, जैसे 2 का हाईएस्ट पावर लिखे। फिर आपका 7 × 5, है ना। कॉमन वाला लेना है और उसका हाईएस्ट पावर देखना है, तो कॉमन का हाईएस्ट पावर कितना, कॉमन है तीनों में कौन है 3, और तो किसी में कोई कॉमन है नहीं, तीनों में कॉमन क्या दिखा 3, आपका इधर और कोई कॉमन दिखा नहीं, जितना नॉन कॉमन है उसको ऐसे लिख दीजिए, तब कितना आ जाएगा इसका आपका 3 × 4 × 7 × 5, तो 5 चौके 20, 3 × 60, 7 छक 42, 420।
है। तो ये हो गया आपका इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आ गया आपके सामने सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 मार्क्स। तो इसमें देखिए पहला सवाल है, इस थोड़ा सा आपका लंबा होगा क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस रख के सीखिएगा तो जरूर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग इसका करें। कहता है प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे √2 + √3 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल। जबकि आपको पता है ना, इसमें लिखा है नहीं है, लेकिन इसमें ये पता है आपको √2 एंड √3 इंडिविजुअली इरेशनल है। आपको पता क्या है कि √3 एंड √2 को अलग से अगर हम लोग अलग अलग सोचें तो वो इरेशनल है, मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल, यहाँ पे प्रूव क्या करना है? इरेशनल। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, √2 + √3 इज रेशनल। √2 + √3 क्या है? रेशनल है। सो √2 + √3 इक्वल्स टू x, आप लिख सकते हैं इसे, मतलब p/q भी लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी बन जाता सवाल, इसलिए हम लोग लिख लिया क्या? x, वेयर x इज रेशनल। x क्या है? रेशनल है। वेयर x इज रेशनल, जहां x क्या है? x इज रेशनल। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोग इसको रेशनल माने हैं, तो बराबर अगर x हम लोग मानेंगे तो उसको हम लोग x को भी क्या मानना पड़ेगा? रेशनल। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग सेपरेट करते हैं, एक ठो रेडिकल या एक ठो जो अंडर रूट में दिख रहा है, √2 को या √3 को, जिसको आप है एक तरफ सेपरेट कर लीजिए। तो √2 इक्वल्स टू लिख दीजिए क्या? x - √3। स्टेप वाइज इसको फॉलो करना है, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका करने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ है। अब इसके बाद क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू ई हो गया a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² माइनस ऑफ b² माइनस प्लस a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू √3, है ना। 2 - 2a भी लिख दिया। अब देखिए कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 इक्वल्स टू x² √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 3 माइनस 2 √3 इंटू x। ठीक, अब चलिए कि इसमें जो आपको रेशनल दिख रहा है ना, जो जहाँ पे सिर्फ रेशनल दिख रहा है उसको एक तरफ कीजिए। तो ये 2 भी रेशनल, x² भी रेशनल, 3 भी क्या है? रेशनल। इसमें आपको इरेशनल क्या दिख रहा है? ये आपका 2 √3 इंटू x, इसमें इरेशनल टर्म आपको दिख रहा है, वो क्या है? √3। तो इसको अलग कीजिए और इन लोगों को एक साथ करिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरा एक यूनिट है, इसको इधर ले आइए, मतलब प्लस में आ जाएगा, और 2 को उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा? -2, इधर आके तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये वाला को LHS साइड ले आओ और 2 को RHS साइड लेके चले जाओ। ठीक है, तो क्या होगा? 2√3x इक्वल्स टू x² प्लस 3 माइनस ऑफ 2। यहाँ से आ गया आपका 2√3x इक्वल्स टू x² प्लस 1, या यहाँ से आपका मिल गया आपको √3, है ना। जो इरेशनल है उसको अलग कर लो, ये बाकी को इधर लेके चलाओ, मतलब x² प्लस 1/2x।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब देखो कि एक तरफ इरेशनल, अब दूसरे तरफ क्या आ रहा है, ऊपर में भी रेशनल नंबर, नीचे में भी रेशनल, मतलब इंटीजर बाय इंटीजर आ रहा है ऐसा कुछ। चूंकि हम लोग x को क्या यहाँ पे माने थे, रेशनल, क्योंकि इसको रेशनल मान चुके थे, इसलिए x भी क्या था, रेशनल। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आया रेशनल्स का वो भी क्या होगा, रेशनल। तो एक तरफ रेशनल, एक तरफ इरेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। बस यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसके बाद हो गया आपका प्रूफ। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या है कि √3 इज वेल नोन irrational while x square plus 1/2x is rational. Here we get a irrational equals to rational, which is wrong. It contradicts our assumption that √2 plus √3 is rational, है ना। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया किसके लिए आया, कि हम लोगों ने माना था कि √3 प्लस √2 क्या है, या √2 प्लस √3 क्या है, रेशनल। अब इसके बाद लिख दीजिएगा हेंस √2 प्लस √3 इज इरेशनल। थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे। इन सारे सवालों को आपको खुद से करना है। अब आ जाइए, ये सवाल कहता है ए सर्कुलर फील्ड हैज ए सरकमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर। एक सर्कुलर फील्ड है, जो डेटा दिया हुआ, जब भी कोई आपका इस तरह का सवाल मिले जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, तो वहां से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए पहले, है ना। सबसे आसान तरीका कि जो डेटा है उसको बाहर निकाल के आप रखिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करा, एक सर्कुलर फील्ड, तो एक सर्कुलर फील्ड आप ऐसे बना लीजिए। फिर क्या करना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक सर्कुलर फील्ड है, उसका ये रेडियस है। एक सर्कुलर फील्ड है ये सरकमफेरेंस ऑफ 360 डिग्री। अच्छा, इसका सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं। सी कितना, 360 किलोमीटर्स, इतना किलोमीटर है। 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट्स टुगेदर, 3 साइकिलिस्ट है, तीनों साइकिलिस्ट को यहाँ पर बना लीजिए, ए बी सी, एक साथ स्टार्ट करता है। ट्रैक बना हुआ रहता है, वहां पे स्टार्ट करता है एक साथ, टुगेदर, स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर ए डे, है ना। ये वाला जो है पहला साइकिलिस्ट एक दिन में, है ना, ए जो है साइकिलिस्ट, ए साइकिल चलाने वाला आदमी एक दिन में कितना चलता है, 48 किलोमीटर पर डे। ये बी जो है, बी कितना चलता है, तो 60 किलोमीटर पर डे। सी कितना चलता है जी, सी का है आपका 72 किलोमीटर पर डे, एक दिन में इतना चलता है रेस्पेक्टिवली, है ना, क्रमशः इस तरह से दिया हुआ है। अब आइए, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। कह रहा है कि कितने दिनों के बाद वो लोग जो है वापस आके यहाँ मिलेगा। अब मान लो कि पहला वाला चलता है 48 किलोमीटर, ये चलता है 60 किलोमीटर एक दिन में, 72 किलोमीटर। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सी। इसमें देखिए करना क्या है, ये हम लोग को सोचना होगा। ठीक, उसके बाद फिर कौन पहुंचेगा, उसके बाद ये वाला बी पहुंचेगा दूसरे नंबर पर। सबसे पहले ये पहुंचेगा, दूसरे नंबर पर ये पहुंचेगा, तीसरे नंबर पर ये पहुंचेगा। लेकिन कह रहा कि वैसे तो पूछ रहा एक बार कब मिलेगा, एक बार कब मिलेगा, तो पहला चक्कर में तो नहीं मिलने वाला, है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि
आपका जो है कितना दिन में एक चक्कर कंप्लीट करेगा, है ना। 1 complete by time taken by A to complete सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा, टाइम टेकन बाय each cyclist to complete 360 किलोमीटर्स, है ना। टू कंप्लीट 360 किलोमीटर्स या 1 रेवोल्यूशन जो आप लिखिए, टू कंप्लीट 360 किलोमीटर्स, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा, उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 360 किलोमीटर्स, या उसी को आप क्या कहिएगा, 1 रेवोल्यूशन और 1 रेवोल्यूशन। दोनों एक ही बात है। साइकिलिस्ट, हर एक साइकिलिस्ट को कितना लगेगा टाइम, चलिए तो कितना दिन लगेगा, है ना। तो ए का कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, बाई ए, तो ए का कैसे करेंगे, तो 360 टोटल दूरी, अब बाई डिस्टेंस कवर्ड पर डे 48 किलोमीटर, तो ऐसे काटा, है ना। और ये हो गया आपका 180, और ये कितना हो जाएगा 24, और कटेगा 90, और ये वाला कितना हो जाएगा 12, और कटेगा 30, है ना, 15 और 2, तो कितना आ गया 15 बाई 2 डेज, माने 7.5 दिन, 7.5 डेज लगेगा इसको, ए को। बी को कितना लगेगा इसी तरह से, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो 360 बाई, एक दिन में कितना चलता है 60, कट गया, कितना आ गया 6 दिन लगेगा इसको, 6 डेज। उसके बाद आ गया आपका सी, तो सी को कितना लगेगा, कितना दिन लगेगा एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, तो 360 को हम लोग को डिवाइड कर लेना है किससे, 72 से, तो 36, ये कितना हो जाएगा 180, 36 बचे 5 बार, 5 डेज लगेगा इसको, है ना। इसको लगा 15 बाई 2, इसको लगा 6, इसको कितना लग गया 5 डेज, ठीक। तो इतना दिन में ये एक एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब पूछा कि एक जगह, इस जगह पर, अब देखो कि अब यहां से देख के बता सकते हैं 5 दिन में पहुंच गया, ये 6 दिन लगा इसको लगा 7.5 दिन, तो सबसे पहले ये पहुंचा 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे जैसे हम लोग पहले मार्किंग किए थे, और ये 3रा नंबर। लेकिन इसमें पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आके वो कब मिलेगा, ऐसा कैलकुलेशन करने का है। तब तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, करते रहेंगे कि जब दिन बराबर हो जाएगा सबका तभी ना मिलेगा जी, दिन बराबर हो जाएगा सबका तभी ना मिलेगा। इसका मतलब है कि इसी का मल्टीपल्स आएगा, ये तीनों का मल्टीपल आएगा, तीनों का कॉमन मल्टीपल आएगा, समझ रहे हो कि ये तो पहले पहुंच गया, तीनों को एक साथ यहाँ पे आना स्टार्टिंग पॉइंट, तो पहला चक्कर में तो आ नहीं रहा है, पहला चक्कर में तो अलग अलग दिन पे आ रहा है, तो पहला चक्कर में तो आने वाला नहीं है, हो सकता है दूसरा में आ जाए, हो सकता है तीसरा में आ जाए, हो सकता है चौथा में आ जाए, तो यहाँ पे निकालना क्या होगा, कॉमन मल्टीपल, मतलब इससे बड़ा ही आएगा कोई भी चीज, ये जो सामने दिख रहा है 7.5 दिन सबसे बड़ा दिख रहा है, उससे तो बड़ा ही आएगा, मतलब आपको निकालना क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब वो कॉमन मल्टीपल निकालना है जो सबसे पहला आ जाए, है ना, उसी में सबसे पहली बार मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको निकालना क्या है, एलसीएम ऑफ
एलसीएम ऑफ ऑल थ्री, कौन कौन सा, 15/2 कॉमा 6 एंड 5, ये तीनों का एलसीएम निकालना होगा क्योंकि मल्टीपल की बात आ रही है। अब चलिए कि हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, वही आंसर होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, या तो फ्रैक्शन दिख रहा 15/2 दिख रहा है, इधर आपका लिख सकते हैं आप 6 डेज था, तो इसको आप क्या लिखिएगा 6/1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5/1। तो जब भी आपका ऐसा PYQ के फॉर्म में नंबर हो और उसका एलसीएम निकालना हो, है ना, तो यहाँ पे सीख लीजिए कि एलसीएम जब इसका फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, किसका, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर LCM of numerators divided by HCF of denominators. ठीक है, न्यूमरेटर का आपको क्या निकालना होगा एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना होगा एचसीएफ। मतलब जो निकालने कहा जाए उस ऊपर वाला का निकालना है। अगर एचसीएफ बोलता है तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकाल के ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 6 और 5 का एलसीएम है ना, डिवीजन मेथड से ही निकाल लीजिए, जल्दी हो जाएगा। 15, 6 और 5, ठीक है। तो 2 से करिए, सॉरी 3 से करेंगे, 5, 2, 5, ठीक। फिर आप इसको कितना करिए, 5 से 1, 2, 1, है ना। तो 5 से 15, 2 नहीं 30, कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा 30 और नीचे कितना आ जाएगा देखिए 211 का एचसीएफ। तो 211 का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। तो 1 मतलब 30/1 मतलब आंसर कितना आ गया आपका 30 डेज। 30 दिनों के बाद वो लोग एक साथ मिलेगा, है ना। कितने दिन के बाद मिलेगा, 30 डेज के बाद। चक्कर लगाते रहेगा, लगाता रहेगा, और 30 दिनों के बाद आके वो सब एक साथ हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे सवाल, अगला सवाल। तो अगला सेक्शन ई है, इसमें आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा, वहीं से आपको सारा डेटा लेना है, वहीं उसी को पढ़ के आपको इसको इसमें दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चंस देखिए आपके सामने इस तरह से मिलेगा आपको। लिखा है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। ग्रेड 10 मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट्स का रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, द इनहेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी, है ना। कह रहा है कि आपको और आपके 2 दोस्त को नॉमिनेट किया कि क्लास लाइब्रेरी सेटअप कीजिए। देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, है ना, स्कूल में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, डेटा लिखते जाइए। सेक्शन ए में कितना स्टूडेंट्स है जी 36। उसके बाद आपका क्या है, सॉरी 32 स्टूडेंट्स, अरे ध्यान से लिखना, उल्टा नहीं हो गया, 32 स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेक्शन बी में, है ना, 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, है ना। सेक्शन बी में कितना स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में आपका 36 स्टूडेंट्स। चलिए अब कह रहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर दियर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना। कह रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड आपको फाइंड आउट करना है, ताकि सेक्शन ए या सेक्शन बी के स्टूडेंट के साथ इक्वल नंबर्स में बांटा जा सके, ठीक है। अब देखिए कि सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो, है ना, उसके उन स्टूडेंट्स के बीच में आपको क्या बांटना है, बुक्स, और सबको इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिलना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स से बुक्स की संख्या क्या होगा, या तो स्टूडेंट्स के संख्या के बराबर या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे कम तो हो नहीं सकता है। मतलब इन दिस केस हम लोगों को एचसीएफ तो ले नहीं सकते, तो हम ऐसे बच्चों को समझाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, एलसीएम, है ना। क्या लेना होगा आपका 32 और 36 का क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 32, 36,
ठीक है, तो एलसीएम इसका निकालिए 32 का, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, तो आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आई इंटू 2 16 आई इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 5 है ना। 32 को का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा कितना आएगा 2 टू द पावर 5। इसी तरह से 36 का कीजिए तो कितना आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, अरे 9 चौके 36। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हम लोग एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि कॉमन वाला तो लिखते हैं, कॉमन कितना है 2, और उसका कौन सा पावर ले लेते हैं हम लोग हाईएस्ट पावर। एलसीएम लिखते समय कॉमन लेना है और उसका हाईएस्ट पावर, एचसीएफ लिखते समय लोएस्ट पावर। ठीक है, अब और जो बच गया उसको भी लिख लेना है 3 टू द पावर 2, ये दोनों तो कॉमन है, इसको लिख लिया कॉमन वाला को, हाईएस्ट पावर ले लिए, और जो बच गया उसको जैसे है वैसे लिख दिए। ठीक है, अब कितना आ जाएगा ये देखिए 32 आई इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 1 28, 288 बुक्स। इतने बुक्स चाहिए ताकि बच्चों के बीच में सेक्शन ए या बी के बीच में बराबर बराबर बांटा जा सके। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि कॉमन मल्टीपल ही रहेगा तभी बराबर बराबर बांटा जा सकता है। दोनों का बात है, अगर एक का बात रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 64 बुक भी ले लेते तो बराबर बराबर हो जाता। लेकिन वैसा नंबर लेना है जो या तो इसको बांटना हो, है ना, सेक्शन ए वाला को भी बांटना हो तो बराबर बराबर बंट जाए, सेक्शन बी वाला को भी बांटना हो, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो बराबर बराबर बंट जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या लेना होगा कॉमन मल्टीपल, है, कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए करा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड द एच। अच्छा, ये तो आसान है कि यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं एलसीएम, और आपसे पूछा क्या है यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, तो फार्मूला लगाना है यहाँ पे। अगला जो सवाल इसमें उसमें बोला है आपको कि अगर दिया हुआ है, फार्मूला भी बता दिया कि एचसीएफ आई इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर से ए बी उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। फार्मूला आपको बता दिया है इसमें, है ना, पैराग्राफ में बता दिया है। The formula is given, product of their HCF and LCM, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वो किसके बराबर है HCF एंड LCM। फार्मूला भी आपको याद नहीं रखना है, बता दिया है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इन दोनों का HCF, LCM तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा सवाल में आपको फार्मूला भी दे देता है। देखिए तो HCF तो आपको फाइंड आउट करना है, LCM कितना आ गया है जी 288, और इसके बगल में आपको क्या लिखना है दोनों नंबर का प्रोडक्ट 32 इंटू 36। अब इसे काटिए। ठीक है, अभी तो हम लोग किए थे कि इससे ये 9 बार में कट जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी एक बार जो किए वो काम आ जाएगा, है ना। 32 इंटू 9 बराबर आया 288। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे आ गया, इस एग्जाम में बस ये ध्यान देना है तो आपका टाइम बचेगा। इस 32 से अब 9 टाइम्स भी कट जाएगा। अब चलिए कि HCF लिखना कितना आसान हो गया कि HCF इक्वल्स टू आप लिखिएगा 36/9, तो 9 चौके 36। HCF इसका कितना आ गया आपका जी 4। ऐसे आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 20, है ना। अब देखिए कि ये भी कैसा है केस बेस, केस स्टडी, है ना। ये तो अब फॉर्मेट बन चुका है, हर एक एग्जाम में आता ही है, बोर्ड एग्जाम में। तो अब चलिए इसमें भी पढ़ते करा, ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेमिनार कर रहा है ना। किस लिए कंडक्ट कर रहा है जी, वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स वहाँ कौन होने वाले हैं एडुकेटर्स, जो पढ़ाते हैं, है ना, हम लोग जैसे लोग, ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो एडुकेटर हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, वही पार्टिसिपेंट्स बनेंगे वहाँ। तो इसमें पूछा क्या है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी। अच्छा, पहले बताया है कि हिंदी में पार्टिसिपेट, हिंदी के जो एडुकेटर है वो उसकी संख्या बताया कि हिंदी के एडुकेटर कितने एडुकेटर्स ने पार्टिसिपेट किया, तो वो कितना है 60। हिंदी के कितने टीचर थे 60। इंग्लिश के कितने टीचर थे जी, इंग्लिश के कितने टीचर थे तो 84। और मैथमेटिक्स के कितने टीचर हैं
तो आपका 108, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इस तरह से। अब चलिए आपको सवाल पूछा कराए, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, हर एक कमरे में बराबर बराबर पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है, ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सब किस कौन सा सब्जेक्ट के होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट के होना चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच रूम, है ना। तो हर एक रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को आप बैठाएंगे। देखिए ऐसे सवाल में या तो आपको एचसीएफ निकालना है, नहीं तो एलसीएम, ठीक है। अब यही डिसाइड करना कि कब एलसीएम होगा और कब एचसीएफ होगा, वो आपको क्वेश्चन गौर से पढ़ने से समझ में आएगा, ठीक है। अब चलो करा कि कमरों की संख्या बतानी है, ताकि है ना उतने नंबर्स ऑफ रूम हो जाए, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, है ना, हर एक कमरा में पार्टिसिपेंट्स की संख्या क्या हो जाए, बराबर, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, है ना, और उसमें से सभी क्या हो, एक ही सब्जेक्ट के हो। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच रूम, हर एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, कमरों की संख्या, है ना, कि कितने, सॉरी ईच, हर एक रूम में पार्टिसिपेंट्स की संख्या, उसके बाद आप कमरों की संख्या बताएंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, कमरों की संख्या बतानी है, मतलब मान लो कि पार्टिसिपेंट्स की संख्या बतानी है हर एक कमरे में। तो मान लो कि एक कमरा है, एक कमरा में ऐसा तो होगा नहीं कि सब 60 का 60, है ना, या सब जोड़ के ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक एक कमरा में बैठा देना है। अब सोचिए, थिंक करिए, सोचिए कि एक ही कमरा में आप सबको तो बैठाइएगा नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग कमरे में। इसका मतलब क्या हो कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबसे छोटा, है ना, और पार्टिसिपेंट्स का ऐसा भी संख्या आपको निकालना है ना, पार्टिसिपेंट्स का ऐसा संख्या निकालना है जो कि उन कमरों में बराबर बराबर आ जाए, ठीक। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, इसका निकालना होगा आपको HCF। जैसे ही छोटा हो गया, इसे छोटा नंबर चाहिए, तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF, कि हर एक कमरे में कितना पार्टिसिपेंट्स चाहिए। तो एक के में तो सबको बैठाइएगा नहीं, है ना, मतलब 60 वो भी नहीं बैठा सकते हैं अलग से, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, सब जोड़ के भी नहीं बैठा सकते, मतलब कोई छोटा नंबर चाहिए। ऐसे ही मतलब अपना लॉजिक लगा सकते हैं आप उस समय जब एग्जाम में आप सोच रहे हैं कि क्या करना है। तो अब इसका क्या चाहिए आपको, HCF 60, 84 एंड 108 का क्या चाहिए, HCF। अब आपको चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो HCF के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा, यहाँ पे वही वाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, चूंकि यही पढ़ना है आपके सिलेबस में, है ना। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, फिर 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, ठीक है। तो 60 का तो आप लिख सकते हैं ऐसा कि आप यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया, 15 चौके 60 होता है ना। अब फिर इसको लिखे 15 को क्या लिख देंगे, 3 × 5, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस है तो आप लिख सकते हैं बरसते 84, मतलब इधर 12 आ जाएगा और इधर आप 7। टेबल अगर आपको याद है हिंदी में, आप और अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसको 12 को कितना लिख सकते हैं आप, 4, मतलब 2 × 2 × 3 × 7। 108 को तो बरनामा 8 होतल से हम लोग तो हिंदी में याद रखें, है ना, 12 नमा 12 × 9, 12 × 9 ऐसे लिख लिए। इसमें थोड़ा सा आसानी, जल्दी हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में आप वही वाला मेथड अपनाइएगा, ऐसे करके जो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, 2 × 2 4 × 3 एक 3 तो यहाँ आ गया, 4 × 12, 9 के लिए 2 ठो 3, ठीक है। अब इसको आप जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 84 को 2 का स्क्वायर × 3 × 7। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार, हाँ, तो 2 का स्क्वायर × 3 का क्यूब। हमको चाहिए क्या, HCF। तो HCF कैसे लिखा जाता है, तो कॉमन वाला लिख लेना पहले। देखो कि यहाँ भी क्या कॉमन है, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसका मतलब 2 लिख लेते हैं। और 2 का कौन सा पावर लेना है, लोएस्ट। तो लोएस्ट पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लोएस्ट पावर कितना हो गया, 2।
इनटू, HCF लिखने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 सब जगह कॉमन दिख रहा, हाँ दिख रहा, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, ठीक है। 3 का लोएस्ट पावर क्या दिख रहा, 1, तो इसका मतलब कितना हो गया जी, 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12, है ना। तो 12 पार्टिसिपेंट्स, ये क्या आया, इतना पार्टिसिपेंट्स बैठेगा इन इच रूम, हर एक रूम में इतना पार्टिसिपेंट्स बैठेगा। हर एक रूम में आप कितना पार्टिसिपेंट्स बैठाएंगे, 12, तब जाके सब कमरे में इक्वल कितना कमरा होगा ये भी पता नहीं चला है, ठीक है। अभी आपको ये पता चला है कि हर एक कमरे में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठने चाहिए, 12, तब जाके सब कमरे में इक्वल पार्टिसिपेंट्स होंगे। अब चलिए हम लोगों को इसमें और पूछा क्या था, फाइंड द मैक्सिमम नंबर, ये तो आ गया, दैट कैन बी इच हर एक रूम में कितना पार्टिसिपेंट्स बैठेगा वो आ गया। चलो पहला आंसर आपको आ गया, ठीक है। अब लिखा फाइंड द टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, यानी इवेंट के लिए कितना टोटल नंबर ऑफ रूम चाहिए, इतना पार्टिसिपेंट्स हर एक कमरे में, ठीक है, तो कितना रूम चाहिए, ठीक। तो चलिए, तो इस और सब का जो रूम है, जैसे 12 पार्टिसिपेंट्स बैठाना है, तो वो हर एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट का रहना चाहिए। जैसे अगर 12 बैठा रहे पहला कमरा में, तो पहला कमरा में 12 हिंदी है, तो 12 हिंदी रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कितना कमरा चाहिए, तो सोचिए कि पहला पार्टिसिपेंट्स कौन है, हिंदी वाला, दूसरा कौन है, इंग्लिश वाला, तीसरा कौन है, मैथमेटिक्स वाला। तो देखिए, तो हिंदी वाले को कितना कमरा चाहिए, अगर 12 बैठाना है हर एक कमरे में, तो हम लोगों को कैसे निकालना होगा, नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स, HP लिख दिए शॉर्टकट में, है ना। हिंदी में पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या है उसके लिए कितना कमरा चाहिए, तो 60/12, एक कमरे में 12, तो 60 लोग कितने कमरे में बैठेंगे, तो 12 × 5 = 60। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इतना रूम्स चाहिए इसको, 5 रूम्स। इसी तरह से नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स, इंग्लिश में पार्टिसिपेंट्स करने वाले एजुकेटर्स के लिए कितना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 84/12, है ना। कितना बार में कट गया, 7 टाइम्स, है ना। तो 7 कमरा चाहिए इसको। इसी तरह से नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वालों के लिए, है ना, मैथमेटिक्स पार्टिसिपेंट्स या मैथमेटिक्स के जो एजुकेटर्स हैं उसके लिए 108/12, तो बरनामा 78 से 9। तो टोटल कमरा कितना हो गया, टोटल रूम्स, यही तो पूछा था, टोटल मिनिमम रूम्स, मिनिमम, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 + 7 + 9, कितना हो जाएगा जी, 7 × 5 = 12 × 9 = 21 रूम चाहिए टोटल। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 21 रूम्स। यहाँ पे पूछा था फाइंड द टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, है ना। 2 सवाल हमसे यहाँ पूछा गया था कि हर एक कमरे में कितना पार्टिसिपेंट्स मिनिमम बैठाना है, तो 12 आ गया आंसर पहला का। 1 नंबर का आंसर ये आ गया 12, इसका आंसर कितना आया 12 पहला नंबर का। दूसरे का आंसर कितना आ गया 21, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास लगातार ये वीडियोज पहुंचता रहे, क्योंकि हम लोग लगातार ये सीरीज जारी रखेंगे जिसमें चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चन पहुंचेगा। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।